जोहार। नई दिशाएं के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। नई दिशाएं के हर कड़ी में हम हमेशा ऐसे मेहमानों को लेकर के आते हैं जो समाज में बदलाव लाने के लिए किसी न किसी तरीके से कार्यरत हों। जब हम समाज में बदलाव की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है नुक्कड़ नाटक। जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक एक बहुत दिलचस्प तरीका होता है समाज में बदलाव लाने का। बदलाव लाना हम जागरूकता फैलाकर, कोई सामाजिक संदेश देकर कर सकते हैं, और नाटक उसको करने का बहुत ही दिलचस्प तरीका होता है, जिसमें कलाकार कभी आपको हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी आपको डराकर, कभी घृणा कराकर, तो कभी प्रेम जताकर, पर अपने मुद्दों पर सोचने के लिए आपको ज़रूर विवश कर देते हैं। नाटक की एक श्रेणी होती है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक वो श्रेणी है जिसमें कि कलाकार और दर्शकों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कलाकार किसी स्टेज पर नहीं होता, वो आपके साथ होता है, आपके बीच होता है, और आपके और कलाकारों में कोई पर्दा नहीं होता। वो आपके मुद्दों पर आपके भाषा में बात करते हैं। जब हम नुक्कड़ नाटक की बात करते हैं तो झारखंड राज्य में अगर इस मुद्दे को लेकर कोई संस्थान है जो कई सालों से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, तो संस्थान का नाम है टीम अभिव्यक्ति। आज हमारे साथ टीम अभिव्यक्ति के सीनियर मेंबर और झारखंड टूरिज़्म के सीनियर कंटेंट राइटर प्रतीक सौरभ जी मौजूद हैं। नमस्कार प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार। प्रतीक जी, जब मैं आपके संस्थान के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे जानने को मिला कि झारखंड के कई कॉलेजेस में आप लोग नुक्कड़ नाटक के कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बाहर भी, जैसे कि IIT रुड़की, IIT खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आपने अपना प्रदर्शन दिया है, झारखंड का नाम रोशन किया और अच्छा स्थान प्राप्त किया है। ये टीम जो आज इतने बड़े, इतने विस्तारित फॉर्म में हमें दिख रही है, इतनी सक्सेसफुल है, इसका शुरुआत कैसे हुआ? कौन वो लोग थे जिन्होंने इस टीम की नींव रखी? इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? उस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद टीम की इतनी तारीफ़ करने के लिए। और हमारी जो नुक्कड़ टीम है अभिव्यक्ति, ये लगभग आज से 3 से 4 साल पहले 2019 के आसपास जेवियर कॉलेज के कुछ बच्चों ने, जिसमें हमारे कुछ संस्थापक टीम के जो हैं वो पार्थ बनर्जी और सैकत मांझी और भी बहुत सदस्य हैं, मैं ये सूची बहुत लंबी है, उन लोगों ने मिलकर इस टीम का गठन किया। दरअसल उस वक्त क्या था कि जो नुक्कड़ नाटक, देखिए जो झारखंड में जो नुक्कड़ नाटक है ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में बनकर रह गया था, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में। पर नुक्कड़ नाटक असल में किया जा रहा है जनता के लिए, तो जनता तक ये नाटक नहीं पहुँच पा रहा था, सिर्फ कॉलेजों में बंद रह रहा था। तो एक स्वतंत्र टीम बहुत ज़रूरी थी जो किसी कॉलेज से ना बंधी हो, जो जनता के लिए काम करे, जनता के बीच जाकर। तो ऐसी स्थिति में टीम अभिव्यक्ति का गठन किया गया और मुझे लगता है अभी तक, यानी 2019 से लेकर अभी तक हम लोगों ने 400 से अधिक नुक्कड़ नाटक किए हैं, झारखंड के गांवों में जाकर, झारखंड के बाहर भी, कई मुद्दों पर, जो मुद्दे हमें लगते हैं कि हाँ यहाँ बात होनी चाहिए, ये वो मुद्दा है जहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे विषयों पे हमने काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। प्रतीक जी, जब हम नाटक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि एक बड़ा सा मंच होगा, उस पर सुंदर कॉस्ट्यूम पहने कलाकार होंगे, एक ऑडिटोरियम होगा और काफ़ी दर्शक होंगे जो बैठकर देखेंगे। पर नुक्कड़ नाटक इससे अलग है। एक आम इंसान को नुक्कड़ नाटक का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया लग सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम आम तौर पर नाटक समझते हैं, थिएटर या स्टेज प्ले जिसे कहते हैं, उसमें और नुक्कड़ नाटक में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए मुझे लगता है पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक तरफ अगर नाटक और नुक्कड़ नाटकों को रख दिया जाए और एक तरफ मूवीज़ या वेब सीरीज़ हो, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि अगर मूवीज़ में अगर चांद दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर एक्टर कहता है कि देखिए उस तरफ चांद है, तो वो चांद दिखाने के लिए BFX लगता है, एडिटिंग लगती है, 10 तरह की चीज़ें हैं। पर नाटकों और नुक्कड़ नाटकों में ऐसा नहीं है। वहाँ एक्टर कह देता है चांद है और जनता मान लेती है चांद है, क्योंकि वो उस कॉन्फिडेंस से कह रहा है। अब अगर आते हैं नाटक और नुक्कड़ में, तो नाटक की जो जनता है वो एक प्रेक्षागृह में बैठी है, कुर्सी पर, वो टिकट लेकर बैठी है, वो आपका नाटक देखने बैठी है। अगर नाटक 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, तो उसके पास पूरा समय है वो नाटक देखने के लिए। नाटक का कहते हैं कि नाटक का समय बनने में पहले शुरुआती 5-10 मिनट लगता है, तब वो नाटक अच्छे से एक एंटरटेनिंग धीरे धीरे एक उरूज पे आता है। पर ऐसा नुक्कड़ में नहीं है। नुक्कड़ की जो ऑडियंस है, जो नुक्कड़ के दर्शक हैं, कोई है जो सब्जी लेने निकला है, कोई है जो बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई है जो ट्यूशन के लिए जा रहा है, कोई है जो कोचिंग के लिए जा रहा है। अब इसी बीच में वो दिखता है सड़क पर या फिर चौराहे पर कोई नुक्कड़ होता हुआ। तो हमारे यहाँ ऐसा मतलब कि हम टीम में हम ऐसा धारणा है और हम सीखते आए हैं
कि नुक्कड़ के ऑडियंस के पास मुश्किल से नुक्कड़ देखने का जो समय है वो है 40 सेकंड। वो 40 सेकंड देता है किसी भी नुक्कड़ को कि मुझे ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। उस 40 सेकंड में अगर कोई नुक्कड़ कर्मी जो नुक्कड़ कर रहा है वो उस 40 सेकंड में अगर वो उसे मोह लेता है कि हाँ इस नाटक में एक दम है, आप देखिए, उसे लगता है उस 40 सेकंड में कि हाँ ये मुझे देखना चाहिए, तो फिर वो नुक्कड़ एक सक्सेस नुक्कड़ है और फिर वो नुक्कड़ चलता है। यही एक मेजर डिफरेंस है एक स्टेज में और एक नुक्कड़ में। यहाँ चलती फिरती ऑडियंस है, आपको ऑडियंस के बीच रहकर बात करनी होगी, उनसे आंखों में आंखें मिला के बात करनी होगी। जी प्रतीक जी, शुरुआत में आप बता रहे थे कि आप लोगों ने 300 से अधिक नुक्कड़ नाटक कर लिया है आज तक, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये सारे नाटक रांची जैसे बड़े शहरों में ही करते हैं आप, या फिर गाँव और कस्बों में भी आपने किया है? और अगर आप गाँव और शहरों हर जगह करते हैं तो इन दोनों जगह में लोगों का रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, नुक्कड़ जो है नुक्कड़ नाटक जो परंपरा है, ये किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरी जनता के लिए है या फिर सिर्फ ग्रामीण जनता के लिए, ये सभी की परंपरा है, ये सभी की विरासत है। अब अगर हम बात करें कि शहरी ऑडियंस जो है, शहर की ऑडियंस है और जो गांव की ऑडियंस है, उसमें क्या मेजर डिफरेंस अगर हम देखने को मिलता है, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने झारखंड के पद्मश्री श्री राम दयाल मुंडा जी की एक कविता है, कथा शालवन के अंतिम शाल की, उस कविता पर आधारित एक नाटक है जिसका मंचन हम लोगों ने सिमडेगा के एक गाँव में जाकर किया था। तो यहाँ पहला डिफरेंस मैं एक बता दूं कि जब शहर में हम कोई नुक्कड़ करते हैं जो शहर के टॉपिक पे हो, किसी भी टॉपिक पर होता है, तो उसमें अधिकतर देखने को ये मिलता है कि ऑडियंस नुक्कड़ कम देखती है और फ़ोन पहले निकाल लेती है, वीडियो बनाने लगती है, मतलब वो उनका एंजॉय करने का वो तरीका है। पर गाँवों में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोगों ने ये कथा शालवन के अंतिम शाल की का नाटक का मंचन किया था उनके गाँव जाकर, जो सिमडेगा शहर में है काफ़ी अंदर, ये मंचन लगभग रात के 8 या 9 बजे हमने किया था उस गाँव में। तो वो पूरी तमाम ऑडियंस शांत होकर ना कि उन्होंने सिर्फ नाटक देखा बल्कि हमें सराहा भी। और जो नाटक का विषय था वो दरअसल एक साल की पेड़ की कहानी है, जो जंगल कट रहे थे। तो होता क्या है कि एक बहुत अच्छा नाटक आप उसे भी कह सकती हैं जिस नाटक के ख़त्म होने पर ऑडियंस में तालियों की भरमार हो, एकदम हो हल्ला मच उठे। और साथ ही एक अच्छा नाटक वो भी है जिसके ख़त्म होने के बाद पूरी ऑडियंस में घुप खामोशी छा जाए। तो हमने ये खामोशी वो गांव में देखी। जब हमारे नाटक के अंतिम सीन में वो शाल का पेड़ जब कट के गिरता है, तो एक ऑडियंस लगभग वहाँ पे कम से कम नहीं भी तो नहीं 1000 लोग से ऊपर होंगे जो घेर के हमारा नाटक देख रहे थे। उन सब की आंखों में वो शाल का पेड़ कटता दिखाई दे रहा था, एकदम शांत। जो हो हल्ला मच रहा था वो अंतिम सीन के बाद एकदम पूरी ऑडियंस शांत हो गई। तो ये जो एक वो डेडिकेशन है नाटक देखने के लिए जनता के द्वारा, ये हमें गांव में उस दिन देखने को मिला। जी प्रतीक जी, जब मैं नुक्कड़ नाटक के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे जानने को मिला कि गीत का बहुत इम्पोर्टेंस होता है नुक्कड़ नाटक में। किसी भी बहुत बड़े चीज़ को बहुत संक्षिप्त में और बहुत सुंदर तरीके से हम दिखा सकते हैं एक गीत के माध्यम से। गीत सिर्फ नुक्कड़ नाटक में नहीं, अगर सिनेमा का ही गीत ले लें तो कई बार होता है हम कहानियों को भूल जाते हैं, पर अगर कोई गीत हमें पसंद आ गया हो या हमारे दिल को छू जाए तो वो हमारे साथ हमेशा रहता है। आप इतने सालों से नुक्कड़ कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा गीत है जो आपका पसंदीदा हो, जो आज तक आपके साथ हो, जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो आज ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल। नुक्कड़ नाटकों में जहाँ तक गीत का बात है या फिर कोरस का, तो आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक पूरा कोरस पे ही चलता है जी। उसमें आप जितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं, आप बॉलीवुड के गानों की पैरोडी बना सकते हैं, आप खुद से कई गाने तैयार कर सकते हैं, पर बस उन सभी चीज़ों का बस जो टारगेट ये होना चाहिए कि बात जनता तक पहुँचे। बात यहाँ सरलता की है। और खैर आपने एक गीत की बात की, तो अभी जनवरी महीने में हमने एक नुक्कड़ तैयार किया था विस्थापन, जो झारखंड के जितने झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद से अभी तक जितने डैम्स बने, खदान बने, एनटीपीसी के प्लांट बने, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ लोगों का विस्थापन हुआ। अब उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी। सरकार से मुआवजे भी मिलते हैं, पर कुछ एक आध तबका ऐसा रह जाता है वो जो मुआवजा इनको नहीं मिल पाता। तो उनका जो दर्द का गीत है, जो उनका विस्थापन हुआ उस जगह से दूसरी जगह की ओर, तो एक गीत था हम लोगों का, जो ये थीम सॉन्ग था हमारे पूरे प्ले का, जिस प्ले का नाम था डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वो गीत आपको सुनाना चाहूँगा। तो वो गीत है, ओ रैन बसेरा छूटा, रैन बसेरा रे, ओ छूटी सारी नदियाँ, छूटा डेरा रे, ओ रैन बसेरा छूटा, रैन बसेरा रे, ओ छूटी सारी नदियाँ, छूटा डेरा रे। अब इस गीत में देखिए जो
एक जादूगोड़ा का एक कॉन्सेप्ट झारखंड में एक क्षेत्र है जादूगोड़ा, जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से लोगों को छोड़ के जाना पड़ा उस जगह को। तो वहाँ का जो दर्द है इस बंद में देखिए कि ठंडी सांसें कैसे मरती जाती हैं, ठंडी सांसें कैसे मरती जाती हैं, घूम रहा है वक्त का कैसा पहिया रे, ओ रैन बसेरा छूटा रैन बसेरा रे। अब एक तबका किसानों का है, वो किसान, वो खेत जहाँ खेती होती थी, जहाँ फसल लहलहाते थे, अब उस ज़मीन पर खदान खड़ा हो गया। तो वहाँ जो हमारा गीत था इस बंद का कि रैन बसेरा छूटा रैन बसेरा रे, गांव के रास्ते सूने सूने लगते हैं, सूनी सूनी खेतों की पुरवैया रे, ओ रैन बसेरा छूटा रैन बसेरा रे, वो छूटी सारी नदियाँ छूटा डेरा रे। और जो इसका अंतिम बंद है वो जब ये सच्ची घटना है कि जब चांडिल बांध बन रहा था तो वहाँ से बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर वहाँ से जा रही थी, तबका का तबका वहाँ से निकाला गया उस क्षेत्र से। तो ये जो आखिरी बंद है कि रैन बसेरा छूटा रैन बसेरा रे, आए शिकारी देखो उनसे मिलने को, आए शिकारी देखो उनसे मिलने को, भाग रही है छोटी सोन चिड़ैया रे, ओ रैन बसेरा छूटा रैन बसेरा रे। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक गीत था प्रतीक जी। बात गीत की चल रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नुक्कड़ नाटक में काफ़ी तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। डफली तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसके अलावा तबला, ढोल, ये सब भी मिलता है। पर अगर हम झारखंड की बात करें तो क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो झारखंड सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जो आदिवासियों या झारखंडी लोगों को कैच करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो? अगर ऐसा है तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नुक्कड़ में अगर आप बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स का, अगर कोई, जैसे आपने कहा कि झारखंडी ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर कोई ख़ास तबके के लिए नुक्कड़ तैयार करना है तो फिर वहाँ बिल्कुल उनके इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। पर जो नुक्कड़ का जो मूल इंस्ट्रूमेंट है वो डफली है, और डफली से अच्छा इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है कि एक नुक्कड़ तैयार करने में और एक नुक्कड़ को दिखाने में डफली से बेहतर कोई इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, नुक्कड़ एक ऐसी विधा है जो जिसे कहते हैं पोर्टेबल थिएटर, जो कम पैसों में जनता को दिखाई जा सकती है, और डफली आपको कहीं भी 200 या 250 में उपलब्ध हो जाएगी। पर बात करते हैं अगर झारखंड में कि झारखंड के कौन से वाद्य यंत्रों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अपने नुक्कड़ नाटकों में, तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी नाटक की स्ट्रॉन्ग बीट तैयार करने के लिए जो कहते हैं कि ये इंट्रो बीट होगी नाटक की, तो वहाँ पे हम लोग धमसा यानी नगाड़ा, फिर जो सीन्स के फॉर्मेशन बनते हैं वहाँ मांदर की थाप होती है, एक बांस का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कहते हैं खिचकी, जो इस तरह से बजाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल होता है। फिर आजकल जब जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता गया तो अब देखते हैं कि नाटकों में भी जाइलोफोन का इस्तेमाल होने लगा, गिटार का इस्तेमाल होने लगा, यूकेलेले का इस्तेमाल होने लगा। तो जैसे ये नुक्कड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लोगों को लगता है कि नुक्कड़ में कहीं ना कहीं बस 6 लोग आए और गाना गाए और चले गए, पर ऐसा नहीं है। एक नुक्कड़ में आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहें, ये पूरा एकदम ओपन स्पेस है अपने आप में। आप यहाँ जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहें, चाहे फॉर्मेशंस में, चाहे सीन्स में, कोरस में, फिर उसके बाद कैसे आप विषयों को उठा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसमें मुझे लगता है कि जितने वाद्य यंत्र हैं सभी का इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। बात झारखंड की चल रही है तो नुक्कड़ नाटक तो असल में बेस्ड ही होता है मुद्दों पर कि किस मुद्दे पर होगा और उससे क्या बदलाव आएगा। झारखंड की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नुक्कड़ नाटक होना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए कि उस पर बदलाव की ज़रूरत है, जिस पर आप लोगों ने शायद नुक्कड़ नाटक किया हो या आप सोचते हो कि इन टॉपिक्स पर तो झारखंड में नुक्कड़ नाटक होना ही चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नुक्कड़ नाटक मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे लगता है नहीं इसी मुद्दे पर होना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। मुद्दे किसी एक लोग के नहीं, एक मतलब मुझे लगता है कि एक ख़ास तबकों का मुद्दा होता है या फिर लोगों का मुद्दा होता है, सोसाइटी का मुद्दा होता है। किस मुद्दे पर किस तरह से बात करनी चाहिए, पर बात ज़रूर होनी चाहिए। मुद्दा चाहे जो भी हो, बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। नुक्कड़ नाटक में हम लोगों ने अभी मुझे लगता है लगभग 1.5 साल पहले हमने एक नुक्कड़ तैयार किया था डिफॉरेस्टेशन पे।
तो हमारा उसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि आप जैसे जो हमारे टीम के जो सीनियर मेंबर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो लोग रांची के ही हैं, तो उन्होंने वो बताते हैं हमें कि एक वक्त था जब लालपुर से जेलमोड़ का जो रास्ता आप देखती हैं, तो वहाँ पहले बहुत से गुलमोहर के पेड़ हुआ करते थे। अच्छा। पर अब नहीं है। पर डेवलपमेंट भी अपनी जगह ज़रूरी है, पर क्या वो गुलमोहर के पेड़ वहाँ नहीं थे तो क्या कहीं और लगाए गए, या लगाए गए तो फिर क्या वो उतने ही बड़े हुए जितने पहले थे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर अब अगर डिफॉरेस्टेशन पे हम लोग नुक्कड़ कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो यही है कि पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाइए, जो एक विषय है। तो अगर हम ये कहें तो कोई यही कहेगा कि हाँ ठीक है, समझ गए कि पेड़ नहीं लगाना है, कि पेड़ नहीं काटना है, पेड़ लगाना है। नया क्या कहा हमने? तो हमने नया ये कहा कि भविष्य कितना भयावह होगा अगर हम लोग अभी से पेड़ को अगर हम लोग अभी से ये पौधारोपण नहीं करते। अगर हम देखें कि आज से 30 साल पहले की जो रांची है वो किस तरह की थी, जो कितनी खूबसूरत, जो आबो हवा आज भी है, पर क्या ये आज से 50 साल के बाद रह पाएगी जिस तरह से हम जा रहे हैं? तो यूथ को बताना कि नहीं, ये कोई आम विषय नहीं है, प्रकृति का बचाव बहुत ही ज़रूरी विषय है, ये बात हमने कही थी अपने डिफॉरेस्टेशन नाटक में। जी। नुक्कड़ नाटक के मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे हमारे समाज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई मुद्दा मेरे लिए बहुत रिलेवेंट हो, पर किसी और इंसान के लिए जिसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल ही अलग हो, उसके लिए वो मुद्दा बिल्कुल इररिलेवेंट हो सकता है। अलग अलग अगर मुद्दों की बात करें तो मुझे लगता है कि मुद्दों का तभी असर दिखता है अगर उससे कोई बदलाव हो पाए। आप मुझे बताइए, इतने सालों से नुक्कड़ करने के बाद ये जो हम बात कहते हैं कि नुक्कड़ नाटक तो बदलाव करने के लिए ही किया जाता है, क्या ये सिर्फ कहने और सुनने की बात है या सच में नुक्कड़ नाटक से बदलाव आता है? क्या आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी देखा है कि हाँ, इस मुद्दे पे हमने काम किया और लोगों में चेंज आया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नुक्कड़ नाटक से बदलाव, मैं आपको एक किस्सा यहाँ सुनाना चाहूँगा। बॉलीवुड के एक सीनियर कलाकार हैं डिम्पी मिश्रा। कोविड के दौरान उन्होंने हमसे सोशल मीडिया इंटरव्यू में हमारे कुछ मेंबर से बात की थी। उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। एक वो ये थी कि जब आगरा में वो लोग थिएटर कर रहे थे, तो उस वक्त प्रेक्षागृह पूरे ऑडिटोरियम का रेंट देने के बाद और प्रॉम्प्ट्स, स्क्रिप्ट, सभी खर्चों के बाद जो पैसा बचता था पूरी रंगकर्म की टीम के लिए, वो बहुत कम पड़ जाता था। तो इस समस्या से उभरने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला कि हम टिकट के रेट और कम करेंगे और इसके आगे हम आगरा के हर गली मोहल्ले कूचे जाकर लोगों से कहेंगे कि आप आइए और हमारा नाटक देखिए। तो उन्होंने लगभग 6-7 महीने घूम कर बस प्रचार किया और कुछ नाटक के गीत गाए, कुछ नाटक किए उनके घर मोहल्ले जाकर। प्रभाव ये पड़ा कि आने वाले 3 साल में उनके हर एक नाटक के लिए हर महीने लगभग 2 से 3 हज़ार ऑडियंस आने लगे उस ऑडिटोरियम में। और आप मानेंगे नहीं कि 3 साल के बाद उनकी जो इनकम थी उस पूरे थिएटर सोसाइटी की, वो इतनी हो गई कि न सिर्फ वो अपने प्रॉम्प्ट्स और ऑडिटोरियम के रेंट और प्रॉम्प्ट्स के खर्चे निकाल रहे थे, बल्कि हर एक रंगकर्मी के लिए एक प्रॉपर मंथली सैलरी देने की इनकम उनके पास आ चुकी थी। तो ये एक बदलाव है। और अगर जनता में बदलाव की बात करेंगे तो हम लोगों ने एक नुक्कड़ तैयार किया था, नारी सुरक्षा पर क्यों, वुमेन सेफ्टी बट वाई। तो इस नुक्कड़ का जब मंचन हम लोगों ने ऑक्सीजन पार्क में किया, तो हमने देखा कि वहाँ उस मंचन के दौरान बहुत सारी महिलाएं दर्शक ऐसी थीं जिनके आंख से आंसू गिरने लगे, क्योंकि कुछ सीन नारी विमर्श पर हमने ऐसे बनाए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों को देख के हमें लगा कि हाँ, ये वो कहानी है जो इनकी भी है और हमने दिखाई है। तो अब समाज से जूझने का या लड़ने का एक तरीका भी हमने बताया, तो अब शायद ये उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो ये वो चीज़ है जो हम देखते हैं। और कला के क्षेत्र में जो बदलाव की बात करेंगे अगर नुक्कड़ के माध्यम से, तो मैं आपको बताऊं, चूंकि हम स्वतंत्र टीम है अभिव्यक्ति, तो हमारे पास कोई ऑडिटोरियम नहीं होता है रिहर्स के लिए। और मानिए कि एक नाटक अगर आप कर रहे हैं स्टेज पे, तो स्टेज रिहर्सल के लिए आपको एक कमरा मिल जाए तो बहुत होता है कि वहाँ पे आप रिहर्सल कर सकते हैं। पर एक नुक्कड़ के लिए आप रिहर्सल चाहें एक कमरे में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोरस है, हो हल्ला है, गीत है, मतलब वो शोर होता है पूरा प्रैक्टिस में। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस जो है वो जिला मैदान में करते हैं। तो आज से 2-3 साल पहले जिला मैदान में सिर्फ मुझे लगता है खेल कूद और कुछ लोगों द्वारा फुहड़पंती भी की जाती थी, हंसी मजाक हो ठिठोला। पर आज के डेट में धीरे धीरे बहुत सारी नुक्कड़ टीम हो चुकी हैं, बहुत सारे NGO भी ऐसे हैं जो अपना नुक्कड़ तैयार करते रहते हैं। तो आज आप देखेंगे कि आप खुद अगर जाएंगे सुबह जिला मैदान, तो वहाँ पे बहुत सारी टीमें आपको, बहुत सारे बच्चे नुक्कड़ की प्रैक्टिस में दिखेंगे। कोई गीत गा रहा है, कोई कोरस सीख रहा है, कोई फॉर्मेशन बना रहा है, कई नाटक, मतलब कि एक कला का जो माहौल है, ये परिवर्तन
ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में तो ये परिवर्तन हम लोगों ने किया है और इस बात की हमें बेहद खुशी है। जी, ये तो परिवर्तन आपने जो समाज में देखा उसके बारे में। नुक्कड़ नाटक करने के वजह से आप लोगों में भी तो काफ़ी परिवर्तन आता होगा। क्या बदलाव आप लोग खुद में महसूस करते हैं? क्योंकि आप इतने सारे मुद्दों पर काम करते हैं और मुझे लगता है कि किसी भी नाटक का जब आप मंचन करते हैं इतने लोगों के सामने, तो पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंजेस आते हैं। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या बता सकते हैं कि आप किसी को जानते हो टीम में जिसको आपको देखकर लगा हो कि इस व्यक्ति में बहुत बदलाव आया? क्योंकि ये मेजरली एक स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइजेशन थी, तो क्योंकि ये बच्चे आगे जाकर के हमारे समाज में कहीं ना कहीं लगने वाले हैं काम पर और वही आगे हमारा समाज बनाने वाले हैं, तो एज एन इंडिविजुअल भी वो लोग कितने ज़्यादा डेवलप करते हैं इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से? देखिए, नुक्कड़ नाटक या नाटक, एक बहुत मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पर उनका बहुत अच्छा कोट है कि सीरियल मेक्स यू रिच, टीवी मेक्स यू रिच, मूवीज़ मेक्स यू फेमस, बट थिएटर मेक्स यू गुड। जो अपनत्व का भाव है, जो प्रेम भाव है, जो आपसी मेल है लोगों में, ये आपको नाटक से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। कारण क्या है? समाज को, लोगों को देखने का एक नज़रिया बदलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार हमारी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे नाटक के ऊपर, तो किसी ने पूछा कि रांची की या कोई भी जनता ऐसी है जो हॉल में बैठकर नाटक देखने से बचती है, वो 1 घंटे के नाटक देखने से बचती है, पर वहीं अगर सड़क में किसी का नाच हो रहा है तो वो नाच देखना उसे पसंद है, किसी नाचने वाली का नाच देखना उसे पसंद है, पर वो नाटक देखने नहीं आएगा। तो हमारी टीम के जो दादा हैं, पार्थोदा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उस जगह कि क्या उस नाचने वाली का नाच एक नाटक नहीं है? तो ये जो नज़रिया है देखने का चीज़ों को, लोगों को, ये बदलता है और ये बहुत कारगर होता है, बहुत काम आता है आगे। और रही बात कि हमारे मेंबर्स में क्या बदलाव देखते हैं, तो हमारे मेंबर्स में एक हैं अनमोल कुजूर, वो अभी हाल ही में मनोज बाजपेयी की मूवी जोराम में दिखने वाले हैं, और भी बहुत सारे सदस्य हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस टीम को बने हुए 4 साल हो गए, आपने बताया 2019 में इस टीम का निर्माण हुआ था और इतने सारे नुक्कड़ आप आज तक कर चुके हैं। बाहर भी आपने IITs वगैरह में भी परफॉर्म किया। झारखंड के तो रांची डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी कॉलेजेस में आप लोग परफॉर्म भी कर चुके हैं, जीत भी चुके हैं। इस टीम को यात्रा करते हुए इतना समय हो गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी है, बहुत लोग आपको जानते हैं, पर आगे आने वाले साल में आप इसका क्या विज़न देखते हैं? कहाँ देखते हैं आप इस टीम को? इस विज़न को मुझे लगता है कि जो सवाल है आपका कि भविष्य में हम इस टीम को कहाँ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सवाल का मैं बहुत अच्छा आपको बनावटी जवाब दे सकता हूँ, पर मैं वो नहीं दूंगा, मैं उससे बचूंगा। देखिए, जब हमने ये 3-4 साल पहले जब ये काम करना शुरू किया था, जब हमारे सीनियर लोगों ने भी ये काम करना शुरू किया था, तो उस समय, उस वक्त उन लोगों ने यही सोच के काम किया था कि हमें काम करना है और ये काम करने में हम लोग को अच्छा लगता है। ये मतलब ये हमारे कहते हैं ना, हाँ ये मेरा मनपसंद काम है, ये मैं करूँगा। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं और साल दर साल हम लोग इसमें परिवर्तन देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि आपसे बात करने के बाद बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो प्रेरित हो गए होंगे नुक्कड़ नाटक करने के लिए, खास करके युवाओं में, क्योंकि एक्टिंग से काफ़ी युवा बहुत पैशनेट होते हैं इस बारे में। तो मैं जानना चाहूँगी कि यदि अगर कोई आपके इस टीम से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है, और अगर मान लीजिए कोई जुड़ना ना भी चाहे पर आपकी प्रस्तुति कहीं देखना चाहे तो हम कहाँ आ सकते हैं उसे देखने के लिए? इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स, कहीं नया नाटक होता है या फिर कोई ऑडिशन है हम लोग का जो हर 5-6 महीने पे होता रहता है, उसकी सारी अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। टीम अभिव्यक्ति के नाम से आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल दिखाई देंगे। प्रतीक जी, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैंने बताया था कि आप झारखंड टूरिज़्म के सीनियर कंटेंट राइटर हैं। तो मेरा अपना मानना है कि झारखंड में जितनी सुंदरता है ना, वो लोगों को दिखती नहीं है। सुंदरता के हिसाब से टूरिस्ट नहीं आते हैं। अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें कि झारखंड कितना सुंदर है और क्यों यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे? झारखंड सबसे पहले तो प्रकृति का छिपा गहना है, जो हमारा टैगलाइन है, नेचर्स हिडन ज्वेल। आप देखिए, मुझे लगता है झारखंड में आपका आंकड़ा थोड़ा गलत है, क्योंकि अब यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में अगर आपको सबसे खूबसूरत सूर्योदय या सबसे खूबसूरत सूर्यास्त देखना है तो आपको नेतरहाट आना होगा। जो छोटा नागपुर की रानी है वो हमारे झारखंड में है। और न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता, बल्कि ब्रिटिश एरा के वक्त के बहुत सारी अद्भुत कलाकृतियाँ
जैसे शैले हाउस है, मंगलोनिया पॉइंट है, ये सारी चीज़ें नेतरहाट में हैं, और दलमा है, फिर आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम इको टूरिज़्म से हटते भी हैं तो आप देखेंगे कि जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बाबा बैद्यनाथ, उनका मंदिर कहाँ है? वो देवघर में है, वो झारखंड में है। और रिलीजियस टूरिज़्म में ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, और झारखंड राज्य प्रतिवर्ष श्रावण मास में करोड़ों भक्तों का स्वागत कर रहा है। इससे अच्छी बात झारखंड के लिए और क्या हो सकती है? और न सिर्फ पर्यटन विभाग पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहा है, बल्कि राज्य में भी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अब देखें हाल ही में फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ, जिसमें राज्य के अनेकों फोटोग्राफरों को उनकी प्रतिभा पर उन्हें पुरस्कृत किया गया, और भी अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पर्यटन विभाग का योगदान रहा है और रहेगा। जी प्रतीक जी, आप इतने सालों से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और समाज में इसके वजह से आपने बदलाव भी देखा है। मैं जानना चाहूँ कि अगर आप हमारे दर्शकों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अगर कोई संदेश देना चाहें आज, तो वो क्या होगा? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि नाटक जो है वो आप ही की बात है और आप ही के लिए है। और अगर आपके आसपास कहीं भी नाटक हो रहा है, नाटक या नुक्कड़ नाटक, आप अवश्य देखने जाएं, उसे सराहें, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपकी लोक भाषाएं जीवित रहें, आपकी लोक संस्कृति जीवित रहे, वो भाषाएं जीवित रहें जो आपके साहित्य में नहीं, आपकी किताबों में नहीं, बल्कि जो सब्जी बेचने वाला बोलता है, जो मजदूर बोलता है, उन भाषाओं को जीवित रखना चाहते हैं, समाज को जीवित रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र का नाटक, आपके क्षेत्र का नुक्कड़ नाटक भी जीवित रहे। इसलिए नाटक को सराहें, नाटक को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमने नुक्कड़ नाटक के बारे में जाना, उसके विस्तार के बारे में जाना, झारखंड में उसका क्या स्कोप है, झारखंड के टूरिज़्म में आपसे बात हुई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी संस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं अब चाहती हूँ कि आपकी ये संस्थान और भी ऐसे ही अच्छा आगे काम करते रहे, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपको नई दिशाएँ की अगली कड़ी में। धन्यवाद।